झारखंड रजत जयंती मना रहा है और बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। झारखंड के 32,623 गांवों के विद्यालयों में हर चौक चौराहों पर इस रजत जयंती को एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। झारखंड ने अपना 25 वर्ष की एक यात्रा जो है वो पूरा कर ली है और इस यात्रा को बड़े ही भव्य तरीके से झारखंड की अब वह सरकार मनाने का ऐलान कर दिया है। और आप जिस भी चौक चौराहे पर आप चले जाइएगा, आपको जो है वहां पर भव्य आयोजन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या सच में जिन उद्देश्यों के साथ यह राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, उस पर कितना यह राज्य खरा उतर पाया है, कितना विकास कर पाया है, युवाओं के सपनों को कितना यह पूरा कर पाया है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की हैं। सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। दादा, झारखंड के इस 25 वर्ष की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। झारखंड रजत जयंती मना रहा है, उत्सव मना रहा है और 32,623 गांव में इस उत्सव को मनाया जा रहा है। सबसे पहले इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड समझिए कि जब 15 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ था, आज 25वां साल होने जा रहा है। और इस 25वां साल में समझे तो जब झारखंड मतलब समझ पैदा होता, अब जवान हो गया है। सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे थे। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारा शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि भव्य इसका आयोजन हमारे झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। आप मोराबादी मैदान आइए और जाके देखिए कितने सुंदर आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन के लिए तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि ये झारखंड का कायाकल्प चेंज हो रहा है। अब झारखंड विकासशील की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिन में मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि जितने भी राज्य है भारत देश में, उस राज्य से सबसे अव्वल विकासशील ये हमारा झारखंड बनेगा। 25 वर्षों की इस यात्रा को हम लोग देखते हैं तो यह पाते हैं कि यह राज्य अनुपात के अनुसार जिस तरह से विकास करना चाहिए था, विकास की जो गति होनी चाहिए थी, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मानते हैं इसके पीछे का कारण? देखिए, सबसे पहला बात मैं कहना चाहता हूं कि जब झारखंड हमारा 2000 में अलग हुआ था, उस वक्त से ज्यादातर सरकारें बीजेपी की रही है और उस वक्त बहुत सारे सरकार बीजेपी की थी। चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे रघुवर दास की बात करें, इन्होंने लंबे समय तक झारखंड में राज किया। और उस वक्त मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जमीन कैसे लूटी जाए, इस पर चर्चाएं होती थी, इसी पर संशोधन होता था। चाहे रघुवर दास की बात करें तो सिंटेट पे संशोधन करके इन लोगों के द्वारा जमीन आदिवासी का कैसे लिया जाए, उस पर, और बड़े बड़े उद्योगपति कैसे दिया जाए, इस पर चर्चाएं खाली होती थी, उसी पर विचार विमर्श होता था। और रघुवर दास के द्वारा जिस तरह देखे होंगे कि भूमि बैंक बनाया गया था, 1 रुपया का रजिस्ट्री कराया जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति ने 1 रुपया मात्र, 1 एकड़ जमीन 1 रुपया में रजिस्ट्री करके बड़े बड़े जमीन हड़पने का काम किया है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से कि जितने भी 1 रुपये में रजिस्ट्री किया है उसको खारिज करें और खारिज करके उसको जो ग्रामीण है उस ग्रामीण को वापस किया जाए, और नहीं तो वहां पर एक बड़े बड़े उद्योग लगा करके ग्रामवासी को ग्राम सभा के माध्यम से वहां पर उनको 90% नौकरी दिया जाए। अगर वो जमीन मान लिए हैं तो उस जमीन का उपयोग होना चाहिए और उद्योग लगना चाहिए। और खासकर मैं कहना चाहता हूं, अगर उद्योग लगेगी तो जो लोग हमारे झारखंड से जो लोग दूसरे राज्य पलायन करते हैं 2-4 पैसा कमाने के लिए, उस पलायन रुकेगा। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग शिक्षित है, हमारे युवा पीढ़ी, उनको भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी से दूर होना पड़ेगा और रोजगार मिलेगा उनको। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार से कि जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े जमीन अधिग्रहण करके रखे हुए हैं, और इसी जगह पे सरकार को उद्योग लगाने की आवश्यकता है।
अजय तिर्की कह रहे हैं कि झारखंड 25 वर्ष का हो गया है, नौजवान हो गया है, लेकिन इसी नौजवान झारखंड में नौजवानों के सपने टूट रहे हैं, उनकी उम्मीदें जो है वो खत्म हो रही है, उनकी उम्र भी अब खत्म हो रही है। आखिरकार इन तमाम चीजों के पीछे की वजह क्या है, आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को, जो लोग झारखंड को हर समय से बदनाम करने का प्रयास करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर युवा पीढ़ी अभी बेरोजगार है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, कुछ दिन बर्दाश्त कीजिए। और कहना चाहते हैं कि जो लोग शिक्षित हैं उसको कहीं ना कहीं भी देखेंगे, जेपीएससी का भी निकला था तो बहुत सारे कुछ लोगों में जेपीएससी के लोकल लोगों को भी वो जगह स्थान मिला है, चाहे वो एसटी हो, आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो। और आने वाले दिन में बहुत सारा वैकेंसी निकलने वाली है, जिससे मैं पूर्ण आशा और उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पर गहन विचार कर रही है। और आने वाले दिन में जो लोग युवा पीढ़ी है, खासकर पढ़े लिखे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। 25 वर्ष के झारखंड में मात्र 14 जेपीएससी, क्यों? देखिए, 25 साल तो हमने बताया, जिस तरह से आप देखे होंगे, यहाँ पर ज्यादातर सरकार बीजेपी की रही है। और उन लोगों के द्वारा बहुत सारा उस समय कार्यकाल में आप इन पेपर लीक होने के माध्यम से कोई लोग कोर्ट में अपील करते थे, तो उसके माध्यम से जो लोग एग्जाम से उसको एग्जाम को भी खारिज कर दिया जाता था। इस तरह का बहुत सारा मामला त्रुटि रही है उस समय में। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह का जो मामला जो आती है, इसको राज्य सरकार को गंभीर होकर के इस पर विचार करना चाहिए। और जेपीएससी झारखंड का एक, समझिए कि पढ़ा लिखा युवा का एक बहुत बड़ा रीढ़ होता है। मतलब बेरोजगार को कहें तो रोजगार से जोड़ने का काम होता है। और कहीं ना कहीं उसके माध्यम जब एक को रोजगार मिलता है तो उसके पीछे 8, 10, 5-6 लोग जो परिवार के लोग होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। पढ़ा लिखा के लोगों को एक बचपन से ही पढ़ा लिखा के उसको बहुत सारे खर्च करके, समय दे करके उसको पढ़ाया जाता है, तो उसको एक आध लोगों को भी नौकरी लगता है तो समझ उसके पीछे पूरा परिवार पलता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जेपीएससी जो है हमारे झारखंड का पढ़े लिखे लोगों का, युवा लोगों का रोजगार का एक साधन है। उसको कम से कम सरकार को निष्पक्ष रूप से एग्जाम दिला करके और सिर्फ किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि ना करके उसको एग्जाम कराना चाहिए। और एग्जाम में जो लोग अव्वल होते हैं उसको सरकार उस पर वैकेंसी जो भी है उसको अपना जो चलाने की आवश्यकता आगे है। भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो राज्य खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है। अकेले 40% मिनरल्स पूरे भारत को जो है यह राज्य देता है। उसके बावजूद भी आप इस राज्य को देखिए, जहां जहां पर माइनिंग है, जहां जहां पर खनन हो रहा है, उस क्षेत्र में विस्थापन तो ठीक है, लेकिन कुपोषण की जो शिकार है लोग, अलग अलग बीमारियों से जिस तरह से त्रस्त हैं लोग, आखिरकार उस भयावह स्थिति का कौन जिम्मेवार है और कैसे ये परिस्थितियां सुधरेगी? देखिए, कहीं ना कहीं त्रुटि रही है, इसको इनकार नहीं किया जाता, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जैसे कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ से कोयला निकलता है और पूरे देश में जगमगाता है। कहे तो कोयला झारखंड का, लेकिन यहाँ से देश और विदेशों तक जाता है और वहाँ जगमगाने का काम होता है। लेकिन साफ तौर से जो रैयत है यहाँ के, जिनका जमीनों से कोयला निकाला जाता है, उसको सही मायने में मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनके लोगों को, जो लोग यहाँ पर जो लोग रैयत हैं, उनके परिवारों को नौकरी दिया जाए। और जो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं उसे लोगों को वहाँ पे लोकल जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, चाहे सीओ है, बीडीओ है, उनके माध्यम से चिन्हित करके उसे किसी न किसी रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। झारखंड एक पर्यटक राज्य के तौर पर इस 25 वर्ष में स्थापित हो जाना चाहिए। एकदम जिस तरह से झारखंड में पर्यटन स्थल है, पर्यटक के अवसर हैं, यहाँ पर उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग जाना चाहिए था। लेकिन अब 20-25 वर्ष के झारखंड में जो है वो या राज्य न तो पर्यटक राज्य के तौर पर स्थापित हो पाया और न ही उस तरह से पर्यटन स्थलों को जो है वो निर्मित किया गया है। आखिरकार क्या मान रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा झारखंड राज्य पर्यटक स्थल के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सुंदर है कि आप दूसरे राज्य जब घूम के आइएगा और अपना झारखंड देखिएगा तो बहुत सारा खनिज संपदा से भरने के साथ साथ बहुत सारे झरने हैं, फॉल है, पहाड़ है, नदी है, नाला है। ऐसे स्थानों पे तो मैं कहना चाहता हूँ कि पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित करने की आवश्यकता है। जिससे भी यहाँ से कांके रोड पे पिठोरिया में जब जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पर घाटी है,
उस घाटी में कहना चाहता हूँ, पतरातू घाटी, उस पतरातू घाटी में इतना बढ़िया सुंदर, हमको लगता है कि रेपो जो होते हैं ना, एक तरफ से टावर खड़ा, दूसरी तरफ से जो लोग चलते हैं रेपो में, उसको बना करके पहाड़ के ऊपर में एक बड़ा हॉल टाइप से बनाया जाए, लोगों को रहने का, खाने का, पीने का वहाँ व्यवस्था हो, तो लोग, हमको लगता है कि वहाँ घूमने फिरने लाखों हजारों संख्या में लोग वहाँ पहुंचेंगे। और जब इस राज्य से साथ दूसरे राज्य के जब लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर का रेवेन्यू झारखंड सरकार का बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू आएगा तो ऑटोमेटिक विकास की ओर झारखंड बढ़ेगा। इसलिए इस पर पर्यटक स्थल पर ध्यान देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पर्यटक स्थल से बहुत सारे फॉल है, वहाँ पर कम से कम इस तरह का बनाना चाहिए पर्यटक स्थल के रूप से। दो लोग देश विदेशों से भी झारखंड में घूमने आए, दूसरे राज्यों से घूमने आए, और जब आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा। स्थानीय नियोजन नीति इन 25 वर्षों में अब तक परिभाषित नहीं हो पाया है। राज्य के युवा सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप जैसे सामाजिक अगुवा भी सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। आखिरकार क्यों अब तक यह स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाया है? देखिए, स्थानीय नीति का जहां तक बात है तो राज्य सरकार उस पर बहुत चिंतित है। कहीं न कहीं कोई त्रुटि रही है, जो अंदर का ये खाने का बात है, लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि सब लोग चाहते हैं कि स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए। जो लोग असल में झारखंड के जो लोग वासी हैं, उनको इसका हक मिलेगा, और इसको लागू होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आज हो चाहे कल हो, ये होगा जरूर। अगर हम सवाल भाजपा के नेताओं से करते हैं तो वो झामुमो पर जो है वो आरोप मढ़ देते हैं। झामुमो के नेताओं से जब हम सवाल करते हैं तो वो भाजपा पर आरोप मढ़ देते हैं। आप सामाजिक अगुवा हैं, जो लोग एक उम्मीद से वोट देते हैं, अपने बच्चों के भविष्य का चाबी उस नेता के हाथों में सौंप देते हैं, विधायक के हाथों में सौंप देते हैं। आखिरकार उनकी क्या गलती है कि आज भी जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वो जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ना उनके घरों तक सड़क पहुंच पाई है, ना बिजली पहुंच पाई है, ना पीने के लिए स्वच्छ जल पहुंच पाया है। आखिरकार गलती उनकी क्या है इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये राजनीति मामला है, और कहीं न कहीं एक दूसरे राजनीति दूसरी राजनीति पर आरोप लगाते हैं, ये सत्य है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन एक राजनीति दूसरे राजनीति पक्ष के ऊपर में ब्लेम लगाते रहते हैं। अगर वो ब्लेम नहीं लगाएंगे तो हमको लगता है कि उसका जो दुकानदारी है, राजनीति का दुकानदारी, वो ठप हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपको मौका मिला गया था बीजेपी के शासन काल में, जब थे आप सत्ता में, चाहे झारखंड की बात करें, तो उसमें तो आपने कुछ नहीं किया। आपको तो करना चाहिए था ना। आप चाहे बहुत सारे योजना की बात करें, आप तो कहें तो उस समय जब रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त इन लोगों ने अडानी पावर प्लांट लगाया गोड्डा में। जमीन हमारा, कोयला हमारा, और बेचा जाता है बांग्लादेश को। तो भाई, हमारे झारखंड में बिजली पैदा होता है, कोयला हमारा, धरती हमारा, लेबर हमारा, और अब बांग्लादेश को बेच रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो होता कि कम से कम कुछ 50% भी तो हमारे झारखंड को दे देते हैं। उससे कम से कम यहाँ का जो लोकल उद्योगपति है, उद्योग घराना है, उनको तो कुछ भी बिजली मिल जाता कुछ सस्ता रेट में। लेकिन आप महंगा रेट में बांग्लादेश को बेच रहे हैं। तो बीजेपी के लोग यही करते हैं। उनका दोस्त अडानी और अंबानी यही लोगों को सिर्फ और सिर्फ हर समय सरकारी लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग और भी उद्योगपति हैं हमारे राज्य में, चाहे पूरे देश में, जो लोग उद्योग लगाने के नाम से, जब रघुवर दास जी थे यहाँ पर तो मोमेंटो झारखंड किया, हाथी उड़ाने का काम किया। हमको तो समझ में नहीं आता, हाथी तो उड़ता नहीं है, लेकिन रघुवर दास पता नहीं क्या सोच के हाथी उड़ाने का काम किया, जो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। और उस समय हमको लगता है कि इनका जो कार्यकाल था पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। और सीएनटी जो संशोधन कर रहे थे उसको लेकर तो मुझे साफ चिढ़ था। पूरे झारखंड का आदिवासी उस पर आग बबूला थे। उसमें हम लोग भी आंदोलन किए थे झारखंड बंदी में, और हम लोग ऊपर में फायर भी हुआ था, और हम लोग 5 लोग जेल भी गए थे। और हम लोग का जेल गए उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जेल गए तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है, और आंदोलन में मजा आता है। जब आंदोलन कीजिएगा ना सही दिल और निष्ठा से, तो आपको जीत भी तय होता है। हम लोग जीते थे सीएनटेट में, रघुवर दास को हमने घुटना टेका दिया था। भले जेल गए, लेकिन बहुत खुशी हुई कि जेल गए तो गए, लेकिन हम लोग उसमें जीत हासिल किया। और बहुत सारी मैं अभी भी करना चाहता हूँ सरकार को, राज्य सरकार को, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को, कि आप अच्छे काम करें। लोग आपका यहाँ का जो यंग
जनरेशन है आपको पसंद कर रहा है, इसलिए यंग जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए उसको रोजी रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इस 25 वर्ष के झारखंड में 13 मुख्यमंत्री जो इस राज्य में बने, जब वो चुनावी मैदान में दल होते थे तो बिना आदिवासी का राग अलापे जो है वो सत्ता कुर्सी तक नहीं पहुंचते थे। 25 वर्ष में आपका समुदाय अनुसूचित जनजाति का कितना विकास हुआ है? देखिए, जहाँ तक आप बात करें तो ये सर्वे की चीज़ है, सर्वे होना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ अपने दृष्टि से, अपनी नज़र से, तो बहुत सारे अभी आदिवासी जो समाज के लोग हैं, हमारे सरना समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ विकास तो हुआ है, पूरा तो नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ हद तक विकास हुआ है। इसके लिए चाहे सरकार की बात करें, चाहे खुद की बात करें, तो लोगों ने संघर्ष करके, और आदिवासी शुरू से संघर्ष करता रहा है और करता रहेगा, अपने हक अधिकार के लिए करता रहेगा। और कहीं ना कहीं सरकार की योजना से खासकर आदिवासियों को जोड़ने की आवश्यकता है। और यहाँ का जो मूलवासी है, जो लोग चाहे किसी जाति किसी धर्म के लोग हो, उसको भी जोड़ करके खासकर उसको लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सब सही मायने में मैं कहूँ तो झारखंड अलग हुए बिहार से, उसका सही में सफल होगा। झारखंड के साथ 2 राज्य बना, वो राज्य काफी आगे निकल गया। क्या ऐसा कारण रहा कि झारखंड पीछे छूट गया? देखिए, आप जो 2 राज्य की बात कर रहे हैं, तो इधर हमको लगता है कि आप 4-5 साल छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ठीक है, अलग हुआ, लगभग आगे पीछे ही अलग हुआ था। लेकिन अभी आप समय जाके देख लीजिए तो हमारा झारखंड भी पीछे नहीं है, झारखंड भी अव्वल है और झारखंड आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। मुझे आशा उम्मीद है पूरी तरीके से, और आने वाले दिन में मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश में ये अव्वल आएगा। अभी आप जाके देखिए ना, कचहरी के आसपास बहुत सारे, अभी सुंदर लगता है जाने से, देखने से कि आपका देखिएगा तो बहुत सारा मामला अभी, मतलब रास्ता के मामले में बहुत सारा क्लीन हो रहा है। अभी बहुत सारा चीज़ों को पीछे हटा कर, जो सरकारी जमीन है वहाँ पीछे हटा करके लगता है कि एयरपोर्ट का रास्ता, बड़ा चौड़ा चौड़ा भी रास्ता बनाया जा रहा है। अभी देखेंगे यहाँ जो पार्क है, उस पार्क के पास, और अभी मैं कहना चाहता हूँ जो नया नया ब्रिज जो बना है अभी, चाहे रातू रोड की बात करें, चाहे सीरम टोली की बात करें, अभी और 5 फ्लाईओवर बनने की बात हो रही है। और ये जब फ्लाईओवर जब बनेगा झारखंड में, हमारा रांची में खासकर, तो रांची का लगता है कि कायाकल्प और दृश्य देखने को होगा, लगेगा कि आप विदेश में। 5 वर्षों में अगर आगे झारखंड की अगर रूपरेखा कुछ तय किया जाए कि 5 वर्ष और आगे अगर हम लोग इस तरीके से काम करें, सरकारें काम करें, तो राज्य का कुछ इस तरीके से कायाकल्प हो सकता है, वो क्या होना चाहिए? देखिए, मैं राज्य सरकार को एक निवेदन कर सकता हूँ कि कम से कम यहाँ पर कुछ ऐसा ठोस योजना लाएं जिसको युवाओं से जोड़ सकें। मतलब युवा जो अभी पढ़े लिखे जो युवा है उसका अलग कैटेगरी रखें, और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उसको एक अलग कैटेगरी रखें। लेकिन युवाओं को जोड़कर हमको लगता है कि कोई योजना से जोड़ करके चलने की बात होगा, तब असल मायने में झारखंड आगे बढ़ेगा। पलायन और बेरोजगारी आज भी इस राज्य के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सही है, पलायन तो बहुत हद तक रुका है, लेकिन पलायन अभी भी जारी है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, इसमें मैं शुरू में बात को कहा था कि कम से कम यहाँ पर जो लोग जमीन बड़े बड़े अधिग्रहण कर चुके हैं, ऐसे जमीनों पर उद्योग लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे सरकारी कहें तो नौकरियां नहीं होती हैं। आप जब उद्योग लगाइएगा तो उद्योग भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है युवाओं को जोड़ने का। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, उद्योग के साथ साथ किसान को भी यहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता है। किसान को सिंचाई से जोड़िए, उसको खेती से जोड़िए, तब जाके हमको लगता है कि इस देश का, नहीं राज्य का उत्तम होगा और राज्य विकास की ओर बढ़ेगा। अजय जी, आप आदिवासी समाज से आते हैं, आपके समाज की एक बड़ी पुरानी मांग है सरना धर्म कोड, पेशा अधिनियम, इन तमाम चीज़ों का इस 25 वर्ष में क्या कुछ हो पाया? क्या समाज को ये सरना धर्म कोड की बात हो या फिर पेशा हो, जो लगातार आंदोलन होता रहा है, क्या इस पर कुछ पहल हो की ठोस? देखिए, सरना धर्म कोड की जहाँ तक हम लोग बात करें तो राज्य सरकार ने, आपका जब 19 में सरकार बनी थी तो उस वक्त विधानसभा से पारित करा करके आपको केंद्र सरकार को भेज दिया है।
बंगाल की सरकार ने भेज दिया है। तो 2-3 राज्य मुझे जहां तक याद है कि लोग राज्य को पारित करा कर अपने विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेज दिया। अभी देना केंद्र सरकार का काम है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को इसको दे देना चाहिए, क्योंकि लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है देने का, तो वो झूठ मूठ का बात में उलझा देती है लोगों को कहते हैं कि आप सरना धर्म मांग रहे हैं। तो भाई सरना हम लोग मानते हैं तो हम लोग सरना ही ना मांगेंगे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले सबसे ऊंचा लिखा है, सबसे ज्यादा लिखा है, जैसे हम लोग 48 लाख लिखे थे और अभी हमको लगता है कि सर्वे होगा तो 2 करोड़ से पार लोग लिखेंगे सरना धर्म। तो जब सरना धर्म जो लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, जिसको ज्यादा लिख रहे हैं, तो उसी को लेके मान के चलने की आवश्यकता है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को इस पर विचार विमर्श करके हमारे लंबे समय का जो मांग है सरना धर्म कोड, उसको देने की आवश्यकता है। तभी जाके आदिवासियों का अपना अस्तित्व बचेगा, अपना धर्म बचेगा, या कहें तो असल मायने में कितना आदिवासी है वो पता चल पाएगा। उसके हिसाब से राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके योजना का लाभ ले सकते हैं।